स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने पक्ष अध्याय पूरा कर लिया था। आज की इस क्लास के माध्यम से हम अपना नया अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि है आपका विराम चिन्ह। तो हमारा नया अध्याय है आप कौन सा? विराम चिन्ह। इसमें हम जो भी हमारे विभिन्न आपके विराम चिन्ह हैं, उन सभी की हम काफ़ी विस्तार में इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। कौन सा किस जगह प्रयुक्त होता है। सामान्यतः हम इन्हें प्रयोग भी करते हैं लिखते समय, लेकिन अब इन्हें हम व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे कि कौन सा कहाँ प्रयुक्त होता है, किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है और उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं विराम चिन्हों को कि आखिर विराम चिन्ह होते कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका आता है कौन सा? तो देखिए, पहला है यहाँ पर पूर्ण विराम। पहला है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, जो कि आपका इस प्रकार से बनता है। फिर दूसरा जो आपका विराम चिन्ह है वह है यहाँ पर अपूर्ण विराम या फिर उपविराम, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोलन। तो यह आपका इस प्रकार से होता है। फिर आपका जो तीसरा यहाँ पर विराम चिन्ह है वह कौन सा है? तो वह है आपका अर्धविराम। अर्धविराम यानी कि सेमी कोलन, जो कि इस प्रकार से आपका होता है। फिर चौथा है हमारे पास यहाँ पर अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि कॉमा, जिसका विराम चिन्ह इस प्रकार से है। तो देखिए, हमें इन सभी के विराम चिन्ह जो हैं वे भी याद रखने हैं, और कौन से विराम चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी हमें याद रखना है, जिससे हमें आसानी हो जाएगी इससे हमें काफ़ी। तो देखिए, ये हमने पहले चार देखे हैं: पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। फिर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हिंदी में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब साथ साथ में आपको इनकी इंग्लिश याद रहेगी तो आप उसे काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर हमारे पास पांचवा जो विराम चिन्ह है वह कौन सा है? तो वह है आपका प्रश्नबोधक या प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क, जो कि विराम चिन्ह आपका इस प्रकार से होता है। छठवां आपके पास जो विराम चिन्ह दिया गया है वह है आश्चर्यबोधक या विस्मयादि बोधक, जिसे आप कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि हमारा इस प्रकार से इसका विराम चिन्ह होता है। फिर आपके पास आता है सातवां, जो कि है निर्देश बोधक या निर्देशन, जिसे आप डैश कहते हैं, जो कि इस प्रकार से होता है। फिर आठवां है हमारे पास योजक चिन्ह यानी कि हाइफन, जो कि इस प्रकार से। तो देखिए, यदि आप देखेंगे तो आपके पास निर्देश बोधक या निर्देशन चिन्ह और योजक चिन्ह दोनों एक जैसे हैं, डैश और हाइफन, लेकिन अंतर क्या है कि जो डैश है यानी कि निर्देशन चिन्ह है वह थोड़ा बड़ा होता है, और जो हाइफन यानी कि योजक चिन्ह है वह आपका थोड़ा छोटा होता है निर्देश बोधक चिन्ह से। फिर हम यदि बात करें नौवां कौन सा है, तो देखिए, नौवां आपके पास है अवतरण या उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एकल होता है, एक दो वाला होता है, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये आपका कौन सा हुआ? ये अवतरण या उद्धरण, जिसे आप इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, और कॉमा को क्या बोलते हैं? तो कॉमा को अल्प विराम कहते हैं। फिर हमारे पास आता है दसवां जो विराम चिन्ह है। दसवां विराम चिन्ह क्या है? तो वह है आपका कोष्ठक। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। ये भी दो प्रकार का है, एक इस प्रकार से है और दूसरा आपका इस प्रकार से है। इन सभी की हम विस्तार में अभी आगे चर्चा करेंगे कि किसको कब प्रयोग में लिया जाता है। फिर हमारे पास 11वां जो आपका विराम चिन्ह है वह कौन सा है? तो वह है आपका हंसपद, काकपद, त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह यानी कि साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड। जब कोई शब्द छूट जाता है तब हम इसे प्रयोग में लेते हैं। कौन से चिन्ह को? इसके हमें नाम याद रखने हैं। देखिए, अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है, तो यह आपका एक महत्वपूर्ण है जिसमें हमें नाम याद रखने हैं: हंसपद, काकपद, त्रुटिबोधक और विस्मरण चिन्ह। क्या इसका चिन्ह होता है? तो देखिए, इस प्रकार से हम इसे बनाते हैं जब भी कोई शब्द आपका रह जाता है।
फिर हम बात करते हैं आगे और कौन कौन से आपके पास विराम चिन्ह हैं। तो देखिए फिर हमारे पास 12वां विराम चिन्ह जो है वह है आपका निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह। निर्देश बोधक नहीं, निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह। क्या होता है? ये होता है कोलन एंड डैश। जब कोलन और डैश एक साथ में आए तो यह आपका विवरण चिन्ह या फिर निर्देश चिन्ह कहलाता है। 13वां यदि हम बात करें तो आपके पास 13वां है यहाँ पर लोप निर्देशक, यानी कि डैश डैश डैश। तो देखिए ये यहाँ पर 3 डैश आते हैं लोप निर्देशक में, डैश डैश डैश। फिर आपके पास यदि हम बात करें तो 14वां कौन सा है? तो देखिए 14वां जो विराम चिन्ह है वह है आपका लाघव या संक्षेप चिन्ह, यानी कि शॉर्ट साइन चिन्ह। तो यह आपका सीधे सीधे यह हो गया बिंदु नीचे की ओर। फिर हम बात करें 15वां कौन सा है? तो 15वां विराम चिन्ह है आपका आवृत्ति या अनुवृत्ति या फिर पुनरुक्ति, यानी कि डिट्टो, कोई चीज़ ऐसे की ऐसे। तो देखिए इसके लिए हम ये प्रयोग में लेते हैं, चिन्ह आप सभी जानते हैं। देखिए इसे किस नाम से जानते हैं डिट्टो को? तो यह है आपका आवृत्ति बोधक विराम चिन्ह, अनुवृत्ति या फिर पुनरुक्ति। फिर आपका 16वां है यहाँ पर रेखांकन चिन्ह। कौन सा है 16वां? तो 16वां है रेखांकन चिन्ह, यानी कि अंडरलाइन। किसी भी चीज़ को अंडरलाइन हम करते ही हैं। फिर उसके बाद आपके पास 17वां और अंतिम विराम चिन्ह जो है वह है आपका तिर्यक चिन्ह, यानी कि ऑब्लिक। इस प्रकार से जो हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या चर्चा की है, हमने शुरुआत की है अपने विराम चिन्ह अध्याय की, जिसमें हमने सबसे पहले बात की है अलग अलग जो आपके विराम चिन्ह यहाँ पर बनते हैं उनकी। ठीक है, तो उनको हमें याद रखना है कि कौन कौन से हैं, और फिर हमें यह भी याद रखना है कि आप उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और क्या उसका चिन्ह होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करी थी पहले नंबर पर किसकी? तो देखिए पहले नंबर पर आपने पूर्ण विराम की बात करी, यानी कि आपका फुल स्टॉप। यहाँ पर साथ साथ में हमें इंग्लिश जरूर याद रखनी है, पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। दूसरा विराम चिन्ह था अपूर्ण विराम या उपविराम, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं कोलन। तो देखिए फुल स्टॉप आपका इस प्रकार से होता है पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, उपविराम या कोलन आपका इस प्रकार से होता है। फिर तीसरा आपके पास विराम चिन्ह था यहाँ पर अर्धविराम, यानी कि सेमी कोलन। तो अर्धविराम जिसे आप क्या कहते हैं? सेमी कोलन। कैसे बनता है? तो यह आपका इस प्रकार से बनता है। फिर हमारे पास है चौथा जो हमने देखा अल्प विराम, यानी कि कॉमा। तो अल्प विराम को क्या बोलते हैं? अल्प विराम को बोलते हैं कॉमा। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमें ये 4 याद रखने हैं जो कि जिनमें आपके विराम आ रहा है अंत में। तो ये 4 हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? पूर्ण विराम, उसके बाद अपूर्ण विराम के जस्ट बाद अपूर्ण विराम या उपविराम, फिर अर्धविराम और अल्प विराम। 4 हैं। पूर्ण विराम फुल स्टॉप, अपूर्ण विराम कोलन, अर्धविराम सेमी कोलन और अल्प विराम कोमा। तो ये हमें यहाँ पर जो है याद रखने हैं। अब आगे बात करते हैं इन 4 के अलावा। तो देखिए 4 के अलावा फिर और कौन कौन से आए हमारे पास? तो 5वें नंबर पर आया आपका प्रश्नबोधक या प्रश्नवाचक, यानी कि क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम सभी जानते हैं इस प्रकार से बनता है। तो देखिए हमें कुछ तो ऐसे हैं जो हमें पता ही हैं, बाकी के ऐसे हैं कि जो हमें याद रखने हैं कि भाई ये कैसे बनता है या यह कैसे होता है। तो ये जो है हमें इस प्रकार से याद रखने ही हैं वहाँ पर, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि इस विराम चिन्ह का चिन्ह क्या होता है, या चिन्ह देकर पूछ सकता है यह किसका चिन्ह है। तो वहाँ हमें याद होना चाहिए। फिर 6वां है आपके पास आश्चर्यबोधक या विस्मयादिबोधक, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि आपका इस प्रकार से बनता है। फिर हमारे पास था 7वां निर्देशबोधक या निर्देशक, यानी कि डैश। और डैश हमने बात की थी कि यह थोड़ा लंबा होता है हाइफन से। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि यह आपका थोड़ा लंबा होता है। किससे? तो आपके डैश जो है हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है। यह हमें यहाँ पर याद रखना है। फिर है आपके पास 8वां योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि हाइफन।
हाइफन जो कि डैश से छोटा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे अब हम बात करते हैं, तो 9वां था आपका अवतरण या उद्धरण, यानी कि इन्वर्टेड कोमा। अवतरण या उद्धरण का अर्थ क्या हुआ? इन्वर्टेड कोमा। चिन्ह क्या होता है? तो देखिए इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से जो है इसके चिन्ह बनते हैं। फिर आपके पास 10वां आता है, कौन सा? तो 10वां था हमारे पास कोष्ठक, यानी कि ब्रैकेट, जो कि हम जानते हैं और अधिकतर काम में भी लेते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका बनता है। तो देखिए आप इन सभी जो भी विराम चिन्ह हैं सभी को जानते हैं, लेकिन उनके नाम क्या हैं हिंदी में वो, और उनका चिन्ह क्या है, ये चीज़ यहाँ पर हमें याद रखनी है। और अब हम यह भी देखेंगे कि कौन सा कहाँ प्रयुक्त होता है। सामान्यतः हम वो भी लगा देते हैं जो उस जगह पर प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद 11वां कौन सा है? तो 11वां है आपके पास हंसपद, काकपद, त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह, यानी कि साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड। तो ये हमें याद रखना है, जो शब्द रह जाए उसकी जगह पर हम सामान्यतः लगा भी देते हैं, इस प्रकार से लगा देते हैं, इस प्रकार से लगा देते हैं। तो यह आपका क्या है? यह आपका हंसपद, काकपद, त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह है, जो कि अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है। तो यह आपको यहाँ तक के स्पष्ट हुए होंगे। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए 12वें नंबर पर था आपका निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह, यानी कि कोलन एंड डैश। जब विवरण करना हो या फिर निर्देश देना हो तो आपके इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। फिर है हमारे पास 13वां लोप निर्देशक, यानी कि डैश डैश डैश। देखिए डैश डैश डैश, ये आपका लोप निर्देशक चिन्ह है। फिर आपका है 14वां कौन सा था? लाघव या संक्षेप चिन्ह, यानी कि शॉर्ट साइन। तो शॉर्ट साइन आपका किस प्रकार से? तो इस प्रकार से नीचे एक बिंदु होता है। फिर 15वां है आवृत्ति या अनुवृत्ति या पुनरुक्ति चिन्ह, यानी कि डिट्टो। जैसे कि हम किसी चीज़ को उतारते हैं, ऊपर से नीचे वही आ रही है, तो हम क्या करते हैं? हम इस प्रकार से या फिर आपका इस प्रकार से वहाँ पर बना देते हैं। फिर आपका 16वां था रेखांकन चिन्ह, यानी कि आपकी अंडरलाइन इस प्रकार से की जाती है। और 17वां तिर्यक चिन्ह, यानी कि आपका ऑब्लिक। तो देखिए आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये तिरछा बनता है ऑब्लिक, तो ये तिरछे से ही तिर्यक चिन्ह। तो यहाँ तक जो है हमने बात करी कि आपके कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और उनके चिन्ह क्या होते हैं। जैसे पूर्ण विराम था, तो पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। फिर आपके पास क्या था? फिर था आपके पास अपूर्ण विराम या फिर कोलन, तो वो आपका इस प्रकार से बनता है, अपूर्ण विराम या कोलन। उसके बाद फिर हमारे पास था अर्धविराम, यानी कि सेमी कोलन, इस प्रकार से बना। फिर हमने अल्प विराम देखा था, यानी कि कोमा, इस प्रकार से। फिर हमने प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से। फिर आपका आश्चर्यबोधक यानी कि एक्सक्लेमेशन था, जो कि इस प्रकार से बनता है। फिर हमने डैश या निर्देश बोधक देखा, जो इस प्रकार से। फिर हमने आपका इसके बाद हाइफन यानी कि योजक चिन्ह, जो कि इससे छोटा होता है, इस प्रकार से बना। फिर हमने अवतरण या उद्धरण, जैसे आप इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं, तो वो आपका इस प्रकार से या इस प्रकार से बनता है। फिर हमने कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट देखा, जो कि आपका दो प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। फिर हमने बात की आपके किसकी? साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड, यानी कि हंसपद, काकपद, त्रुटिबोधक या विस्मरण की, जो कि आपका इस प्रकार से या इस प्रकार से बनता है। फिर हमने निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह, यानी कि कोलन एंड डैश की बात की थी, जो कि ऐसे बनता था। फिर लोप निर्देशक यानी कि डैश 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 की बात की। फिर लाघव या संक्षेप चिन्ह, जिसमें नीचे एक बिंदु बना दी जाती है। फिर आवृत्ति, अनुवृत्ति या फिर पुनरुक्ति, यानी कि डिट्टो वाला जो चिन्ह है उसको हमने इस प्रकार से या फिर आपके इस प्रकार से हमने देखा। फिर हमने अंडरलाइन, रेखांकन और अंत में तिर्यक यानी कि ऑब्लिक चिन्ह। तो ये हमारे यहाँ पर सारे आपके क्या आ गए? ये सभी आपके विराम चिन्ह हो गए। और अब इन पर हम एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके किसकी? उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो सबसे पहले हम आपके इन्वर्टेड कॉमास की बात करेंगे, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो ये होते हैं आपके
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आपके पास दिया गया है कौन सा? तो देखिए पहला है हमारे पास एकहरा या एकल उद्धरण चिन्ह, यानी कि इस प्रकार से जब आपके पास सिंगल में हो, ठीक है। और दूसरा है आपके पास यहाँ पर, दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा दिया गया है दोहरा या द्वित उद्धरण चिन्ह, जो कि आपका इस प्रकार से होता है। अब इनकी हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि एकल उद्धरण चिन्ह कब प्रयोग में लिया जाता है और आपका दोहरा या द्वित उद्धरण चिन्ह जो है वह कब प्रयोग में लिया जाता है। इनकी अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके उद्धरण या अवतरण चिन्ह की, यानी कि कौन सा हुआ? उद्धरण या अवतरण हमने बात की थी, कौन सा हुआ? तो यह आपका हुआ इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए यहाँ पर भी हम इसको लिख लेते हैं जिससे यह आपको याद रहे। कौन सा है? तो यह है आपका इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा की आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके कितने दो प्रकार से होता है, एक हरा यानी कि एकल यानी कि सिंगल, और दूसरा दोहरा यानी कि द्वित या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसका पहला भेद है या फिर पहला जो प्रकार है, कौन सा है? तो वह है आपका एकल उद्धरण चिन्ह, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी स्थितियों में? तो देखिए पहली स्थिति क्या दे रखी है हमें? यह दे रखी है कि वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति या कहावत में। तो ये आपके वाक्य में यदि कोई लोकोक्ति या कहावत प्रयोग में ली जा रही है तो वहाँ पर आपका एकल उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपका प्रयोग में लिया जाएगा। जैसे कि वह रात भर तो पढ़ता है और दिन में सोता है, इसे ही कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। तो देखिए यहाँ पर आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि एकल उद्धरण चिन्ह है। तो यहाँ पर कोई लोकोक्ति या कहावत हमने प्रयोग में ली है। क्या ली है? जैसे वह रात भर तो पढ़ता है और दिन में सोता है, इसे ही कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। तो यहाँ पर वाक्य में आपने क्या प्रयोग में लिया है? यहाँ पर वाक्य में आपने प्रयोग में लिया एक कहावत या लोकोक्ति को, इसलिए वह किस में है? वह है आपके एकल उद्धरण चिन्ह में। तो देखिए इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि इसमें क्या त्रुटि है या गलत वाक्य को पहचानिए, और वहाँ पर आपको इस वाक्य में यहाँ पर दोहरा या द्वित उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल सेमीकोलन दे देगा तो वह गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा कब प्रयोग में लिया जाता है ये? तो किसी प्रसिद्ध रचना, कृति, लेखक एवं कवि के उपनाम आदि में। तो इसे कब प्रयोग में लेते हैं? कोई प्रसिद्ध रचना, कृति, लेखक एवं कवि के उपनाम में जो है इसे प्रयोग में लेते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए निराला जो है एक महान लेखक एवं कवि रहे हैं, उनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी लेकिन उपनाम है निराला। तो इस प्रकार से यहाँ पर निराला उपनाम में यह क्या आया? यह आया आपका एकल उद्धरण चिन्ह। फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए दिनकर उनका उपनाम है, इसलिए यहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह आपको देखने को मिलता है। फिर अगला उदाहरण हमने देखा मधुशाला हरवंश राय बच्चन की रचना है। तो यहाँ पर मधुशाला जो है किसी लेखक या कवि की क्या है? रचना है। किसकी? हरवंश राय बच्चन की। तो इसका नाम भी किसमें आएगा? हमने बात की थी प्रसिद्ध रचना, कृति, लेखक एवं कवि के उपनाम, इनमें आपका एकल उद्धरण चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर भी आपका एकल उद्धरण चिन्ह आया। यहाँ तक आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। आगे चलते हैं। तो देखिए आगे हम बात करेंगे किसकी? कि तीसरा इसका किस प्रकार से आप इसे काम में लेते हैं। तो देखिए तीसरा क्या है, कहाँ यह काम में आता है? वाक्य में जब किसी शब्द पर विशेष बल दिया जाए। क्या हो? वाक्य में जब किसी शब्द पर विशेष बल दिया जाए तो वहाँ पर भी आपका क्या आएगा? वहाँ पर भी आपका एकल उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। जैसे कि उदाहरणों से समझते हैं। मनुष्य संसार के प्रति राग, द्वेष, मोह, विमोह के प्रति समरूपता की दृष्टि अपनाकर ही आत्मा को शुद्ध कर सकता है और यह सब तपस्या से ही संभव होना माना गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है विशेष बल किस पे दिया? यहाँ पर हमने विशेष बल दिया है तपस्या पर, कि ये इस वाक्य में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं
वह सारी चीज़ें किससे संभव हैं, तो वे सारी तपस्या से ही संभव है। तो इसलिए यहाँ पर विशेष बल जो है वह तपस्या पर दिया गया है, और इसलिए यह आपका एकल उद्धरण चिन्ह यहाँ पर प्रयोग में लिया गया। अगला है आपके पास चौथा, इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो देखिए चौथा देख लेते हैं। चौथा है वाक्य के बीच में किसी विदेशी भाषा का शब्द आने पर। तो देखिए वाक्य के बीच में किसी विदेशी भाषा का शब्द आने पर आप जो है एकल उद्धरण चिन्ह प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि उसका उत्तीर्ण होना डाउटफुल है। तो देखिए डाउटफुल यहाँ पर क्या है, यह आपके इंग्लिश भाषा का शब्द है। कौन सा, डाउटफुल। तो यह क्या आया, यह आपके आएगा एकल उद्धरण चिन्ह में, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि हमने चौथा प्रयोग देखा है इसका कि किसी विदेशी भाषा का जब शब्द आए तो उसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि एकल उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। अब पांचवा प्रयोग देखते हैं। तो देखिए पांचवा प्रयोग क्या कह रहा है, पांचवा प्रयोग कह रहा है किसी व्यक्ति के कथन को जब अपनी भाषा में उद्धृत किया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि किसी व्यक्ति के कथन को जब अपनी भाषा में उद्धृत किया जाए, कथन किसी और व्यक्ति का है लेकिन आप उसे अपनी भाषा में उद्धृत कर रहे हैं, तब वहाँ भी आपके पास क्या आएगा, वहाँ भी आपके पास एकल उद्धरण चिन्ह वहाँ पर प्रयोग में लिया जाएगा। जैसे कि तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण क्या है, भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतक। तो देखिए यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आप किसी प्रसिद्ध लेखक की रचना का नाम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतक में कहा है, क्या कहा है, यदि व्यक्ति प्रयास करे तो समुद्र को तैरकर पार कर सकता है, रेगिस्तान में खरगोश के सींग ढूंढ सकता है, बालू रेत को पेलकर तेल निकाल सकता है, लेकिन अल्पज्ञानी को नहीं समझा सकता। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भर्तृहरि जो हैं उनका एक कथन है, उसको हमने अपनी भाषा में बोला है। और यह कैसे पता चला कि ये हमने अपने शब्दों में कहा है, तो यहाँ पर हमने अपने ग्रंथ यानी कि उन्होंने अपने ग्रंथ में क्या कहा है वह मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ। तो यह यहाँ से आपको स्पष्ट होगा। तो हमने इसको देखा कि यह क्या कह रहा है कि यहाँ जब किसी व्यक्ति के कथन को अपनी भाषा में उद्धृत किया जाए, जब किसी और व्यक्ति के कथन को अपनी भाषा में आप उद्धृत करते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर आता है आपका एकल उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतक, यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यह क्या है, यह लेखक की रचना है। और हमने बात की थी कि जब लेखक की रचना, कवि की रचना या लेखक या कवि के उपनाम जो होते हैं उनमें आपका एकल उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आता है। तो यहाँ तो इसलिए आया। फिर जो हमने बात करी नियम अनुसार कथन को जब अपनी भाषा में उद्धृत किया तो वह आपका यहाँ से आया है, यहाँ से हमने उस कथन को किया, यदि व्यक्ति प्रयास करे तो समुद्र को तैरकर पार कर सकता है, रेगिस्तान में खरगोश के सींग ढूंढ सकता है, बालू रेत को पेलकर तेल निकाल सकता है, लेकिन अल्पज्ञानी को नहीं समझा सकता। तो ये आपको यहाँ तक स्पष्ट हुआ होगा। अब देखिए यहाँ तक की चर्चा को हम पुनः समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने बात करी है आपके उद्धरण या अवतरण चिन्ह की, यानी कि आपके इन्वर्टेड कॉमा की, जिसके हमने दो यहाँ पर प्रकार देखे हैं। पहला कौन सा है, पहला है आपका एकहरा या फिर क्या एकल उद्धरण चिन्ह जिसे आप कहते हैं, जो कि आपका इस प्रकार से बनता है। और यानी कि इसे आप क्या कहेंगे, तो इसे आप कहेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। फिर आपका दूसरा इसका जो प्रकार है वह है आपका दोहरा या फिर द्वित उद्धरण चिन्ह, दोहरा या फिर द्वित उद्धरण चिन्ह, जो कि इस प्रकार से बनता है। और यह क्या है, यह बना आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा। देखिए यहाँ पर जो है इंग्लिश भी हमें इसलिए याद रखनी है क्योंकि इन्हें याद करना थोड़ा इंग्लिश में आपके लिए आसान हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश जब दोनों ही याद रहेंगे तो यदि आप हिंदी में नहीं पहचान पा रहे हैं तो इंग्लिश से उसको पहचान जाएंगे।
ठीक है, तो इसके दो प्रकार हैं। फिर जिसमें हमने पहले चर्चा करी, एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है, उन स्थितियों की यहाँ पर हमने चर्चा की है। जिसमें पहली कौन सी थी? पहली थी आपका वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति या कहावत में। यदि वाक्य में कहीं भी लोकोक्ति या कहावत प्रयोग में ली जा रही है तो आपका एकल उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रयोग में लिया जाएगा। उदाहरण हमने देखा था, वह रात भर तो पढ़ता है और दिन में सोता है, इसे ही कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाना आपकी क्या है? कहावत है, लोकोक्ति है, इसलिए यह यहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह में आई। फिर दूसरा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दूसरा प्रयोग किया जाता है आपके, हमने अभी अंतिम उदाहरण में भी देखा था यह, कि प्रसिद्ध रचना, कृति, लेखक एवं कृति के उपनाम आदि में। यदि कोई प्रसिद्ध रचना का नाम लिया जा रहा है या फिर आप किसी कृति का नाम लिख रहे हैं, किसी लेखक का नाम लिख रहे हैं या लेखक एवं कृति के उपनाम लिख रहे हैं, तो वह आपके एकल उद्धरण चिन्ह में आती है, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। जैसे उदाहरण हमने देखे थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला यह क्या है? यह उनका उपनाम है, तो इसलिए यह आपका एकल उद्धरण चिन्ह में आया। फिर दूसरा उदाहरण है रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर क्या है? दिनकर भी उनका उपनाम है, ठीक है। फिर मधुशाला हरवंश राय बच्चन की रचना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने रचना या कृति का नाम लिखा है, इसलिए यह आपके किस में आई? यह आपके आई एकल उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये आपको दो प्रयोग इसके स्पष्ट हुए होंगे। तीसरा प्रयोग कब किया जाता है इसका? तो देखिए तीसरा प्रयोग किया जाता है वाक्य में जब किसी शब्द पर विशेष बल दिया जाए। पूरे वाक्य में जब एक कोई शब्द है जिस पर हमें विशेष बल देना है, तब आपका क्या प्रयोग में लिया जाता है? तब आपका एकल उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखा, क्या था उदाहरण? मनुष्य संसार के प्रति राग, द्वेष, मोह, विमोह के प्रति समरूपता की दृष्टि अपनाकर ही आत्मा को शुद्ध कर सकता है और यह सब तपस्या से ही संभव होना माना गया है। तो देखिए ये इतनी सारी चीज़ें किससे हो रही हैं? ये सारी चीज़ें हो रही हैं तपस्या से। तो इस पर क्या है? इस पर दिया गया है हमारे द्वारा विशेष बल, यानी कि यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि तपस्या से ही ये सारी चीज़ें संभव हैं। फिर चौथा इसका प्रयोग हमने देखा, तो देखिए चौथा प्रयोग क्या कहता है? चौथा प्रयोग आपसे कहता है कि वाक्य के बीच में किसी विदेशी भाषा का शब्द आने पर, आपका कोई वाक्य है, यदि उसमें बीच में कहीं भी कोई विदेशी भाषा का शब्द आ जाता है तो आप वहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण हमने यहाँ पर देखा था, उसका उत्तीर्ण होना डाउटफुल है, तो यह क्या है? यह आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि एक विदेशी भाषा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका एकल उद्धरण चिन्ह आया यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आया, क्योंकि यहाँ पर आपने एक वाक्य में एक विदेशी भाषा के शब्द को प्रयोग में लिया है। फिर हमने देखा पांचवा प्रयोग। पांचवा क्या कहता है? किसी और व्यक्ति के कथन को जब अपनी भाषा में उद्धृत किया जाए, जब किसी और व्यक्ति के कथन को अपनी भाषा में बोल करके बताया जाए, लिख करके बताया जाए, तो वहाँ पर आपका एकल उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रयोग में लिया जाता है। जैसे हमने उदाहरण भी देखा था, क्या था उदाहरण? भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतक में कहा है। तो देखिए पहला नीति शतक को हमने क्यों आपके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि एकल उद्धरण चिन्ह में लिखा? क्योंकि यहाँ लेखक की रचना का नाम लिया गया है। फिर उनके कथन को हमने बताया है, जो कि क्या था? यदि व्यक्ति प्रयास करे तो समुद्र को तैरकर पार कर सकता है, रेगिस्तान में खरगोश के सींग ढूंढ सकता है, बालू रेत को पेल कर तेल निकाल सकता है, लेकिन अल्पज्ञानी को नहीं समझा सकता। तो यह उनका कथन है, इसलिए हमने किसी और व्यक्ति के कथन को अपनी भाषा में बोला है, उद्धृत किया है, इसलिए यह आपका किस में आया? यह आया आपके एकल उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। अब हम बात करते हैं जो इसका दूसरा था, आगे चर्चा करें यदि हम, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार क्या था? तो वह था आपका द्विच चिन्ह, यानी कि आपका जो क्या था?
दोहरा या द्वित उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग किसी वक्ता, लेखक या विद्वान व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों, उसी की भाषा में हूबहू उद्धृत किए जाने पर। देखिए यह हमें याद रखना है। यहाँ पर हमने एकल का देखा। एकल का हमने कब किया था? एकल का हमने किया था जब हम किसी व्यक्ति के जो शब्द हैं उनको अपनी भाषा में उद्धृत करें। लेकिन यहाँ पर यदि आप किसी वक्ता, लेखक, विद्वान व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में, उसी की भाषा में एज इट इज हूबहू यदि आप प्रयोग में लेते हैं तो आपका वहाँ पर द्वित उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल सेमीकोलन वहाँ पर आएगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। तो देखिए यहाँ पर शास्त्री जी की कही बात को हमने एज इट इज हूबहू बोला है, जय जवान जय किसान, इसलिए यह आपका किस में आया? द्वित उद्धरण चिन्ह, आपके डबल सेमीकोलन में। फिर अगला उदाहरण है, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम करते हैं। तो देखिए यह भी हमने उनके कथन को एज इट इज हूबहू यहाँ पर बोला है। फिर अगला है आपके पास, प्रेम की आग के बारे में इसीलिए कहा गया है कि जलाए ना जले, बुझाए ना बुझे। तो देखिए यहाँ आपका किसी का कथन नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कि उन्होंने कहा है, तो यह आपका आपने अपने शब्दों में बोला, इसलिए यह किस में आया? यह आपके एकल उद्धरण चिन्ह में आया। फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए दिनकर उनका क्या है? उपनाम है। उन्होंने कहा है, रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा है, तो उनके शब्दों को अब हम एज इट इज़ यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये क्या यहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा द्वित उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल सेमीकोलन। और डबल सेमीकोलन में हम क्या कहेंगे? उनके कथन को बताएंगे। कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है, लगता है यह जिसे फिर उसे नींद नहीं आती है, दिवस सदन में रात आह भरने में कट जाती है। तो यहाँ पर हमने उनके कथन को जो है एज इट इज़ हूबहू यहाँ पर बताया है, इसलिए यह आपका किस में आया? यह आपका आया द्वित उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल सेमी कोलन में। तो यहाँ पर देखिए हमने किसकी चर्चा करी, पुनः देख लेते हैं। यहाँ पर हमने चर्चा करी द्वित उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब वक्ता, लेखक या किसी महान व्यक्ति की कही गई बात को, कथन को उसी के शब्दों, उसी की भाषा में हूबहू, इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने हूबहू प्रयोग में लिया तो वह आपका किस में आएगा? वह आपका द्वित उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल सेमीकोलन में आएगा। जैसे हमने उदाहरण देखा था, पहला था शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। तो शास्त्री जी के शब्दों को एज इट इज़ हमने प्रयोग में लिया। दूसरा फिर आपके पास उदाहरण था, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने उनके शब्दों को ऐसे ही प्रयोग में लिया। यदि हम कहते मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में कहा है कि, फिर यदि हम इसे ऐसे लिखते तो वहाँ पर पता चलता कि हम अपने शब्दों में बता रहे हैं, तब वहाँ पर वह एकल उद्धरण चिन्ह में आया, जैसे हमने ऊपर उदाहरण भी देखा था। फिर अगला उदाहरण हमने कौन सा देखा? प्रेम की आग के बारे में इसलिए कहा गया है कि जलाए ना जले, बुझाए ना बुझे। यह आपका एकल उद्धरण चिन्ह में इसलिए आया क्योंकि यह हमने अपने शब्दों में बोला। फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए दिनकर आपका एकल उद्धरण चिन्ह में क्यों आया? क्योंकि यह आपके लेखक या कवि का नाम है, जिसे आप एकल उद्धरण चिन्ह में ही लिखते हैं। उपनाम है। क्या है? उपनाम। और उन्होंने क्या कहा उसको हमने पूरे आपके किस में रखा? उसको हमने रखा दोहरे या फिर द्वित उद्धरण चिन्ह यानी कि डुअल सेमीकोलन में। जैसे क्या था उनका कथन? कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है, लगता है यह जिसे फिर उसे नींद नहीं आती है, दिवस सदन में रात आह भरने में कट जाती है। तो यहाँ तक की जो हमने आज चर्चा की है वह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, स्पष्ट हुई होगी। इससे आगे की जो चर्चा है वो हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे।